नमस्कार सभी बच्चों को। आज अपन सेकंड ईयर में नया टॉपिक पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इसके ऊपर आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और एक सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय देते हुए उनके कार्यों का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार से दो क्वेश्चन इसके ऊपर आपके बनते हैं। भारतीय राजनीति में 1942 से 45 का समय भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में किया जाने वाला महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है, परंतु उसी की तरह महत्वपूर्ण आज़ाद हिंद फौज की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशों में अपनी लड़ाई लड़ी। भारतीय राजनीति में 1942 से 1945 का समय निष्क्रिय राजनीति का था। इस समय देश के प्रमुख नेता जेलों में कैद थे, सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थी, जनता का नेतृत्व प्रदान करने वाला उस समय कोई नहीं था। उसी समय देश के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष की तैयारी हो रही थी, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत के वीर पराधीनता की बेड़ियों को काट फेंकने के लिए तैयार है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय एवं उनके कार्य। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग के महान नेता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक कुशाग्र बुद्धि वाले मेधावी छात्र थे। 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थी। फिर वे आईसीएस की परीक्षा देने इंग्लैंड गए। वे परीक्षा में सफल रहे, लेकिन देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर और अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति से दुखी होकर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 ईस्वी में एक अन्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां रासबिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। अब तक फौज में 40,000 भारतीय सैनिक आ चुके थे। इस सम्मेलन में नवगठित सैन्य आंदोलन के नेतृत्व के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। सुभाष चंद्र बोस, जो भारत से बच निकल कर 1941 में बर्लिन पहुंच गए थे, जून 1943 ईस्वी में टोक्यो आए और फिर जुलाई में सिंगापुर में वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। रासबिहारी घोष ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नवंबर 1943 ईस्वी में जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आज़ाद हिंद फौज को सौंपने के अपने निर्णय की घोषणा की। इस तरह भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज ने साहसिक संघर्ष की शुरुआत की। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण। आज़ाद हिंद फौज का गठन सितंबर 1941 में भारत के एक जापानी प्रवासी क्रांतिकारी नेता रासबिहारी घोष ने किया था। भारत के बहुत से क्रांतिकारी अपने देश के लिए विदेश में रहकर काम कर रहे थे। इनमें से रासबिहारी बोस भी एक प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों की गिरफ्त से बचने के लिए बाद में जापान चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने पर अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए उन्होंने भारतीयों को संगठित किया। 1940 ईस्वी के बाद जापान को युद्ध में तेजी से सफलता मिली। सिंगापुर, मलाया, ब्रह्मा अंग्रेजों के हाथ से निकल गए। इसी बीच मलाया में अंग्रेजी सेना की हार हुई। एक भारतीय सैन्य अधिकारी कप्तान मोहन सिंह ने मलाया में हार के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया था। एक जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फुजीवारा ने युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह को समझाया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर काम करे। मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उन्होंने विभेद
की नीति से दुखी होकर अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी तथा देश सेवा के कार्य में लग गए। इसके बाद देशबंधु चिदंबर दास से मिले तथा उनके प्रभाव में आकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए। धीरे धीरे वे कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बन गए। बोस और नेहरू कांग्रेस के वामपंथी दल का प्रतिनिधित्व करते थे। बोस ने स्वराज्य दल के गठन में और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता तथा नेहरू रिपोर्ट से वे अप्रसन्न थे। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लीग बनाई। वैचारिक भिन्नता के कारण गांधी और बोस के संबंध बिगड़ते जा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि वामपंथी सुभाष के पक्ष में थे। फलस्वरूप दोनों के मध्य चुनाव आवश्यक हो गया। चुनाव में सीतारामैया की हार हुई। कांग्रेस का दक्षिणपंथी मोर्चा इससे घबरा गया। उसे अपने नेतृत्व के लिए स्पष्ट रूप से संकट नजर आने लगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। दक्षिणपंथियों एवं वामपंथी सुभाष के बीच मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया तथा एक बार पुनर्विभाजन का खतरा पैदा हो गया। सुभाष ने 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस ने उन्हें 3 वर्षों तक किसी भी पद पर रहने से रोक दिया और बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। 2 जुलाई 1940 ईस्वी को सुभाष को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत से पलायन और आज़ाद हिंद फौज का गठन। 17 जनवरी 1941 ईस्वी को पुलिस को धोखा देकर सुभाष कलकत्ता एवं भारत से बाहर चले गए। वह पेशावर होते हुए काबुल गए। वहाँ से रूस होते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुँचे। बर्लिन में उन्होंने हिटलर के प्रमुख सहयोगी रिब्रेटॉन्स के साथ वार्ता कर बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार एवं जर्मनी के भारतीय युद्धबंदियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज के गठन का सुझाव रखा, जिसे जर्मन सरकार ने स्वीकार कर लिया। जर्मनी में बोस को नेताजी की उपाधि मिली। नेताजी जर्मन सहयोग से भारत पर रूस के रास्ते आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी में भारतीय सैनिकों के 2 दस्तों का भी गठन किया। रोम और पेरिस में उन्होंने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियाँ। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। उन्होंने जापान के सेनाध्यक्षों को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि आज़ाद हिंद फौज की चुनी हुई टुकड़ियां जापानी सेना के साथ मिलकर भारत ब्रह्मा सीमा पर युद्ध करे। आज़ाद हिंद फौज ने अल्पावधि मतलब कुछ समय के अंदर ही 3 लड़ाकू ब्रिगेड स्थापित कर ली थी। इनके नाम गांधी, नेहरू, आज़ाद पर रखे गए। प्रवासी भारतीयों ने धन तथा अन्य सामग्री द्वारा काफ़ी सहायता की। आज़ाद हिंद फौज के लोकप्रिय नारे थे जय हिंद और दिल्ली चलो। सुभाष ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापानी फौजों के साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को भारतीय सीमा पार कर ली तथा भारतीय भूमि पर तिरंगा फहरा दिया। फरवरी 1944 ईस्वी से जून 1944 ईस्वी तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने सफलतापूर्वक जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और अपनी बहादुरी तथा कौशल का परिचय
दिया, किंतु आज़ाद हिंद फौज जापानियों से पर्याप्त रसद एवं हवाई सुरक्षा के अभाव और मानसून के कारण मणिपुर पर अधिकार करने में असफल रही। इसी के समय युद्ध का रुख बदलने लगा। ब्रिटेन ने अपनी शक्ति फिर से बढ़ा ली। उसने जवाबी हमले किए। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में जापान की स्थिति को बहुत खतरे में कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज ने भारी जनहानि की कीमत पर साहसिक लड़ाई लड़ी, किंतु जर्मनी की पराजय और जापानी सेनाओं की भारी क्षति के बाद आज़ाद हिंद फौज अपना दम तोड़ने लगी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा कमांडरों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में बंदी बना लिया। सुभाष चंद्र बोस 16 अगस्त 1945 को अपने विश्व सहयोगियों के साथ विमान द्वारा सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। 5 दिन बाद 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो द्वारा यह समाचार प्रसारित हुआ कि जापान में तोई होकु हवाई अड्डे पर उनका हवाई जहाज उड़ान भरते समय क्षतिग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, किंतु बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का योगदान। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को बहुत अधिक प्रभावित किया। आज़ाद हिंद फौज के संगठन और कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों की वफादारी पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुख्य आधार भारतीय सेना थी। उसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का अभाव था, किंतु आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष में सांप्रदायिकता से परे मुसलमान, सिख सभी ने समान रूप से भाग लिया था। ये इस बात का प्रमाण था कि भारतीय सेना अब राष्ट्रीयता की भावना से ओत-पोत होने लगी है और देश की आज़ादी में उसे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह स्पष्ट हो गया था कि भविष्य में भारत को इंग्लैंड के अधीन रखने के लिए भारतीय सेना की बजाय एक विशाल अंग्रेजी सेना पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की जनसंख्या भी बहुत कम हो गई थी और भारत में एक विशाल अंग्रेजी सेना रखने की कल्पना एक असंभव बात हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज की झांसी ब्रिगेड सिर्फ महिलाओं की ब्रिगेड थी। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में भारतीय महिलाओं की क्षमता प्रकट हो गई। आज़ाद हिंद फौज ने प्रवासी भारतीयों में भी अपनी मातृभूमि की आज़ादी के प्रति प्रेम को जागृत किया। अंग्रेजों ने पुनः ब्रह्मा तथा पूर्वी एशिया पर नियंत्रण करने के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बना लिया तथा उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। चूँकि ये लोग पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अफसर थे, अतः सरकार ने नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो तथा मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के लाल किले में एक सैनिक अदालत कायम की। भारतीय राजनीति में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा एक सनसनी घटना थी। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा का समाचार सुनकर भारतीय जनता बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई। कांग्रेस ने जनता की ओर से इन अधिकारियों के पक्ष में मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। देश के बड़े बड़े वकीलों, बैरिस्टरों ने निःशुल्क इस मुकदमे की पैरवी की। स्वयं पंडित नेहरू 30 वर्ष बाद वकील की अदालती पोशाक पहनकर लाल किले पर पहुंचे। सर तेज बहादुर संप्रू और भूलाभाई देसाई ने उनकी रक्षा के लिए उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए, किंतु सैनिक न्यायालय ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। भारतीय जनता ने इस निर्णय का घोर विरोध किया। फलस्वरूप सरकार इस दंड के कार्यान्वयन का साहस नहीं कर सकी। गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन अभियुक्तों को क्षमा कर दिया। संपूर्ण भारत में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रति श्रद्धा और गौरव की लहर फैल गई। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने
सेना द्वारा विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रशंसा की तथा इसे राष्ट्रीयता का सफल प्रतीक कहा। आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव ने 1946 ईस्वी में नौसैनिक क्रांति को भी प्रेरित किया। धन्यवाद बच्चों।